और जो इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, योआर गैलेंट उस मीटिंग में घुस गए और उन्होंने कहा कि ये बात तय करो कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों से लड़ना है, पहले हमास से लड़ना है फिर हिजबुल्लाह से लड़ना है, या पहले हिजबुल्लाह से लड़ना है फिर हमास से लड़ना है, ये चीज तय करो। और अगर नहीं तय करोगे, अभी जैसी यथास्थिति है वैसी चलती रहेगी, तो मैं गोलानी ब्रिगेड ले आऊंगा तेल। यानी एक मिलिट्री कू कर दें कि इजराइल के अंदर जो, जैसे मैंने कहा कि वहां की जो लोग हैं, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी सरकार वाकई क्या कर रही है, क्या चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो वो होना चाहिए ना कि जो कुछ अचीव हो। टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि वही बात कि गाजा में उनकी हार हो, कोई ऐसा अचीवमेंट वो नहीं दिखा सकते कि भाई हमने कुछ अचीव किया, ताकि उनकी जनता उन पर प्रेशर न डाले। नेतन्याहू ने जो सरकार बनाई थी उसमें सारे विपक्ष को बाहर कर दिया, एकदम जैसे कुछ हिंदुस्तान की तरह की पूरा एक जो लिबरल विपक्ष था, ये था, सबको बाहर कर दिया। और केवल राइट विंग, अति धुर चरमपंथी दक्षिणपंथी जो लोग थे, जो कि बिल्कुल एक तरह से जिसको ज़ायनिज्म कहते हैं उसमें विश्वास रखने वाले, या फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए, ये बोलता है। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। इजराइल में तख्ता पलट की साजिशें चल रही हैं, और अब तो साजिश भी नहीं कह सकते क्योंकि खुलेआम एक झगड़े की स्थिति आ गई है, और वो भी नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट के अंदर। अभी कल की खबर यानी परसों की घटना थी, जब इजराइल के राजधानी तेल अवीव में वॉर मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही थी, और उस वॉर मिनिस्ट्री की मीटिंग में नेतन्याहू थे, तमाम उनके मंत्री थे, और जो इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट, योआर गैलेंट उस मीटिंग में घुस गए और उन्होंने कहा कि ये बात तय करो कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों से लड़ना है, पहले हमास से लड़ना है फिर हिजबुल्लाह से लड़ना है, या पहले हिजबुल्लाह से लड़ना है फिर हमास से लड़ना है, ये चीज तय करो। और अगर नहीं तय करोगे, अभी जैसी यथास्थिति है वैसी चलती रहेगी, तो मैं गोलानी ब्रिगेड ले आऊंगा तेल अवीव। यानी एक मिलिट्री कू कर देंगे। देखिए, इजराइल जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल होता रहा है, कई मिडल ईस्ट देशों में मिलिट्री कू होता रहा है, लेकिन इजराइल में 1948 के बाद, हालांकि इजराइल अपनी मिलिट्री पे बहुत खर्च करती है और वो पूरी सोसाइटी फिलिस्तीनियों की जमीन पे कब्जा करके बनी है, और जो इस तरह की सोसाइटी और देश होते हैं जो दूसरों की जमीन पे कब्जा करके फलते फूलते हैं, वो लोग जो हैं हिंसक होते हैं, और उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वहां मिलिट्री रूल आ जाए। लेकिन इजराइल ने इस चीज को रोक रखा है। इजराइल ने 1948 से लेकर अभी तक वहां पर चुनाव लगातार होते रहे हैं, और उस तरह से कभी भी मिलिट्री को उन लोगों ने दूर रखा है सिविल अफेयर से। लेकिन ये क्या, इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं क्योंकि गाजा के अंदर हमास की लगातार जो जीत हो रही है। उत्तरी गाजा में इन लोगों ने कहा हमने कब्जा कर लिया, वहां से खदेड़ दिए गए। दक्षिणी गाजा में लड़ाई हो रही है, वहां पर ये लोग मारे जा रहे हैं। और अब तो ऑफिशियल हो गया है, अब मतलब एक हफ्ता पहले की ये न्यूज है, हमने यहीं पर डिस्कस की थी कि पूरी 36 डिवीजन इजराइल को वहां से विड्रॉ करनी पड़ी है। बात हो रही है कि उसको हिजबुल्लाह के खिलाफ डिप्लॉय करेंगे, कभी कोई कह रहा है यहाँ डिप्लॉय करेंगे, कभी कोई कह रहा है इजिप्ट बॉर्डर पे डिप्लॉय करेंगे। तो ये सारी परिस्थितियां दिखाती है कि इजराइल अंदर से घिर गया। और ये केवल योआर गैलेंट की बात नहीं है जो उन्होंने धमकी दी कि गोलानी ब्रिगेड को हम ले आके, गोलानी ब्रिगेड को लाने का मतलब कि हम सत्ता पे कब्जा कर लेंगे सेना के माध्यम। और गोलानी ब्रिगेड क्या है? गोलानी ब्रिगेड सबसे इलीट ब्रिगेड मानी जाती है, जो हर ब्रिगेड की जो ताकत होती है वो करीब 3 से 5,000 की होती है। एक डिवीजन में 5 से 6 ब्रिगेड होती है, एक डिवीजन 25 से 30,000 सैनिकों की होती है, जो इजराइल ने अभी विड्रॉ किए गाजा से। गोलानी ब्रिगेड उनकी बहुत एलीट ब्रिगेड है। हालांकि गोलानी ब्रिगेड को आपको याद होगा 17-18 दिसंबर के आसपास बड़ी जबरदस्त हमास ने वहां पर शुजैया गोलानी ब्रिगेड के बड़े बड़े जो उनके सैनिक थे, कुछ सेलिब्रिटीज भी थे, एक फौदा का एक्टर था, वो घायल हो गया, और करीब 10 से 12 इजरायली सैनिक मारे गए। तो वो उस घटना ने इतना हिलाया इजराइल को कि उन लोगों ने गोलानी ब्रिगेड को वहां से विड्रॉ कर लिया। लेकिन गोलानी ब्रिगेड है तो, और इजराइल की सबसे
चर्चित ब्रिगेड है और उसको गालिन कह रहे हैं कि हम नेतन्याहू के मतलब जो इज़राइल का पार्लियामेंट वहां ले आएंगे। अब बताइए इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? दूसरी बात, और भी जो वहां के नेता हैं जैसे गादी ऐसेनकॉट हैं या बेनी गैंस हैं, ये लोग सब राइट विंग हैं और इनके गादी ऐसेनकॉट के का तो बेटा अभी मारा गया है दिसंबर में। उसकी उसकी मौत हुई वहीं गाजा में। वो एक कमांडर था, उसकी मौत वहीं गाजा में हुई हमास से लड़ाई में। तो इन लोगों ने भी कहा है कि हम लोग जिस तरह से हिजबुल्ला हम पे हमला कर रहा है और हिजबुल्ला की वजह से जो पूरे उत्तरी इज़राइल को खाली कराना पड़ा है लिटरली, ये सिचुएशन बहुत दिन तक नहीं चल सकती। और अगर ऐसा चलता रहा तो फिर कुछ और सोचना होगा। कुछ और सोचने का मतलब क्या है? कुछ और सोचने का मतलब यही है कि कहीं न कहीं हमको कोई दूसरे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तख्तापलट भी हो सकता है। इज़राइल के विपक्ष के जो नेता हैं, याइर लैपिड, उन्होंने भी कहा है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से साथ है इस मुहिम के कि हमास ने जो कैदी रखे इज़राइल के, उनको छुड़ाया जाए पहले। अब ये एक नया इश्यू आ गया कि कैदियों को छुड़ाया जाए। अब इसको लेके क्या हो रहा है इज़राइल में कि करीब पिछले 1 हफ्ते से एक उसके पहले भी जो कैदियों के परिवार हैं इज़राइल में, वो अपनी सरकार से कह रहे हैं कि हमास से बातचीत करो और कैदियों का आदान-प्रदान करो, कि हमारे कैदी मतलब जो हमारे लोग वहाँ हैं वो आएँ और हम वो जो चाहते हैं उनको दें हम। ये बहुत समय से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उसको नहीं मान रहे। अब स्थिति ये हो गई कि नेतन्याहू के घर के बाहर पूरे रात-रात भर 3 रातों से वहाँ पर लोग सोए नहीं हैं, वहीं पर विजिल कर रहे हैं, पुलिस से वहाँ झड़प हो रही है और ये वही जैसे मैंने कहा परिजन है, उन लोगों के जो इज़राइल जिनको हमास ने गाज़ा में बंधक बनाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो याइर लैपिड हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने यही कहा कि भाई प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम कैसे कैदियों को छुड़ाएँ, उसके लिए चाहे हमको हमास से कोई भी डील करनी पड़े। यहाँ तक बात हो गई कि कोई भी डील करनी पड़े। तो ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो जैसा माहौल बनाया जा रहा है या जिस तरीके से अभी तक इज़राइल एक ऑफेंसिव लिए हुए है मीडिया में, और मीडिया उनका है भाई, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो लेकिन जो सच्चाई है वो तो नहीं छुप रही है ना। जो झगड़े हो रहे हैं इज़राइल के अंदर, जो इज़राइल के पॉलिटिशियंस आपस में टूट रहे हैं। अच्छा क्यों टूट रहे हैं? टूट इसलिए रहे हैं क्योंकि वही बात कि गाज़ा में उनकी हार हो रही है। कोई ऐसा अचीवमेंट वो नहीं दिखा सकते वे कि भाई हमने कुछ अचीव किया, ताकि उनकी जनता उन पे प्रेशर ना डाले। नेतन्याहू ने क्या कहा था जब गाज़ा ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ था? उसने ये कहा था कि 27-28 अक्टूबर के आसपास जब गाज़ा ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हुआ था, तो नेतन्याहू ने ये कहा था कि हम वहाँ पर हमास को खत्म करेंगे और जो कैदी हैं, उनको हम छुड़ाएँगे। ये नेतन्याहू ने वादा किया था। आज की तारीख में 27-28 अक्टूबर से लेके अब तक जो पूरी सिचुएशन है, उसमें क्या हो गया है? उसमें ये हो गया है कि जो कैदी हैं, वो कम से कम 10 से 12 कैदी खुद आईडीएफ ने वहाँ मार दिए। एक तो आप सोचिए ऐसी ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक कैदी बाकायदा सफ़ेद झंडा लेके सामने आया कि मैं कैदी हूँ, मैं तुम्हारा ही आदमी, उसको मार दिया। उसके बाद बहुत सारे कैदी, अभी एक कैदी एलोन करके उसका मतलब वो सैनिक सैनिक था और उसका वीडियो बाकायदा रिलीज़ हुआ जिसमें उसका ऑपरेशन हो रहा है। वो हमास को थैंक यू कह रहा है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन इज़राइली बमबारी में फिर वो मारा गया। और हमास ने जो वीडियो जारी किया उसमें उसका नाम, उसका बैच नंबर सब कुछ दिया। इससे हर जगह कहीं न कहीं एक असर पड़ रहा है। और इस पूरी सिचुएशन में हो क्या रहा है कि इज़राइल के अंदर जो जैसे मैंने कहा कि वहाँ की जो लोग हैं, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी सरकार वाक़ई क्या कर रही है, क्या चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो वो होना चाहिए ना कि जो कुछ अचीव हो। भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, 14 दिन में वो कंक्लूड हो गई। एक प्लानिंग के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ लड़ाई लड़ी गई थी कि भाई वहाँ से बांग्लादेश को अलग करना है। वो काम जैसे ही हुआ, लड़ाई रोक दी गई। उसमें ये तो नहीं हुआ कि अनवरत चलता रहा।
इजराइल ने कहा था कि हम फट से जाके हमास को मार के अपने कैदियों को छुड़ा लेंगे। उल्टा हुआ, एक कैदी नहीं छूटा, एक। और उसके साथ-साथ बहुत सारे कैदी मारे गए। कुछ लोग 12-13 कहते हैं, कुछ लोग 30 से 40 कहते हैं। ये बात तो अभी तक आई नहीं है सामने। और उसके बाद भी इतने लोगों के कैदियों के मारे जाने के बाद भी आईडीएफ द्वारा हमास रेजिस्टेंस ने एक भी कैदी को नहीं मारा है। और ना ही इजराइल ने कहा इस बात को, आईडीएफ ने कहा भी नहीं है इस बात को कि हमने एक भी कैदी कि हमास ने एक भी कैदी को मारा, नहीं। तो जब ये बात सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि वहां की जनता कंफ्यूज्ड है कि भाई क्या यहाँ हमारी सरकार कर। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि जो बहुत सारे सोल्जर्स गाजा में लड़े, वो जो वापस जा रहे हैं, तो उनका जो ट्रॉमा है, जो उनके पूरा मतलब त्रासदी जिसको कहिए, या जो पूरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है उनको, वो बहुत जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये हालत हो गई है कि कम से कम 400 साइकियाट्रिस्ट कम पड़ गए। और जो साइकियाट्रिस्ट इजराइल के बाहर काम करते हैं, इंग्लैंड में और यूरोप में बहुत एक बड़ी संख्या इजराइल के प्रोफेशनल्स की बाहर है, देश के बाहर। उनको इजराइल बुला रहा है, लेकिन वो सब आ नहीं रहे, क्योंकि वो लोग, उनकी लाइफ सेटल्ड है वहां, वो यहाँ आके मतलब सोचने वाली बात है कि वो नहीं आ रहे। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब इतने भारी संख्या में सैनिक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, हजारों की संख्या में, दसियों हजार की संख्या में घायल विकलांग हो चुके हैं लोग, उनके सैनिक को काउंसलिंग चाहिए। काउंसलिंग के लिए इजराइल के पास मैन पावर नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। हथियार तो अमेरिका दे देगा, हथियार अमेरिका दे देगा, कुछ पैसा इनके पास काफी है भी, और कुछ और देश दे देंगे। लेकिन क्या पैसे से आप इजरायली सैनिक जो पागल हो रहा है उसको ठीक कर देंगे? अभी एक इजरायली सैनिक लौटा, और ये आप देख लीजिए, आप, ये सब खबरें दबाई जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सर्च करेंगे और थोड़ा कंसिस्टेंटली सर्च करेंगे और एक लगे रहेंगे सर्च में थोड़े समय तक, तो आपको ये मिल भी जाएगी गूगल पे। या चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल सकती है। एक सैनिक अभी लौटा, कुछ दिन पहले की बात। जब वो लौटा, मतलब गाजा से लौटा, जब वो लौटा तो अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर गया और अपने सबसे अच्छे दोस्त को गोली मार, अपने सबसे अच्छे दोस्त को गोली मार। अब देखिए, वॉर में ट्रॉमा होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग स्ट्रेस में, कई घटनाएं हुई हैं, सीआरपीएफ में होती हैं, कभी-कभी सेना में हो जाती, अपवाद के उससे, कि जहां पर सैनिक जो है वो स्ट्रेस नहीं झेल पाते और अपने ही लोगों पे गोली चलाते हैं। लेकिन ये अलग घटना थी। क्या होता है कि जब सैनिक बैरक्स में होते हैं, वहां कुछ झगड़े होते हैं, वहां दिमाग गर्म हो जाता है, तो वो लोग गोली चलाते हैं। ये आदमी पूरा ठंडे दिमाग से, मतलब वहां से गाजा से लौटने के बाद अपनी लीव कई दिनों तक वहां पर उसने छुट्टी मनाई इजराइल में, और फिर जाके अपने दोस्त को मार। तो आप सोचिए, ये तो स्किज़ोफ्रेनिया हुआ ना, ये तो स्किज़ोफ्रेनिया हुआ। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि ये कोई ऐसा नहीं है कि हम एकदम से डिस्टर्ब हुए, हमने गोली चला दी। स्किज़ोफ्रेनिया मतलब कि हमारे अंदर दो, मतलब इतना बड़ा ट्रॉमा हमको हुआ कि हमारे अंदर दो इंसान पड़ने लगे। एक जो एकदम वो है, मतलब पागलों जैसा, जो किसी को भी मार सकता है, और एक नॉर्मल एकदम, कोई समझ नहीं सकता है कि ये पागल है, केवल एक साइकियाट्रिस्ट समझ सकता है, और साइकियाट्रिस्ट की कमी है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है इजराइल के अंदर है, आप बताइए, जिस देश में, अच्छा ये तो एक घटना सामने आई, ऐसी कितनी घटनाएं हुई। उसके बाद एक और खबर आई थी कि एक इजरायली सैनिक वहां पहुंच के अपने पूरे कपड़े उतार के सड़कों पे दौड़ रहा था। देखिए, इसमें हम फंसना नहीं चाहते हैं, ये मानवीय त्रासदी है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए इनकी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आईडीएफ के जो सैनिक हैं, वो गाजा में देख रहे हैं कि उनकी सरकार उनकी मदद नहीं कर रही। गाजा में वो ये देख रहे हैं कि अपने ही लोगों को, सिटीजन्स को, उनको मारना पड़ रहा है। अच्छा, कैसे? अब आप सोचिए कि ये कैसे हो गया कि एक सिटीजन सफेद झंडा लेके आया और उसको आईडीएफ ने गोली मार दी। मतलब कितने, वो जो सोल्जर जिसने गोली मारी है वो कितने स्ट्रेस में हो, मतलब उसके ऊपर कितना दबाव होगा कि तुम देखते ही कुछ मत देखना, बस मारना।
और ये सब करने के बाद भी हमास का वो बाल भी बांका नहीं कर पाया। आपको विश्वास नहीं होगा, हमास के 7 अक्टूबर के बाद से 7 अक्टूबर को हमास के काफ़ी जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अटैक किया था इज़राइल के अंदर, पीछे हटते वक़्त उनकी उनकी क्षति हुई। लेकिन उसके बाद आप देखिए, तो हमास के मुश्किल से 100 डेढ़ 100 फाइटर्स मारे गए होंगे। लेकिन इज़राइल ने तो ऑफ़िशियल उसका एडमिशन है कि 500 से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं और असलियत तो पता नहीं क्या है, 5,000 से 10,000 जो भी है। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखिए कि जो जनता वहाँ फेस कर रही है, उसको वहाँ के पॉलिटिशियंस रिफ्लेक्ट करेंगे। पॉलिटिक्स में तो भई वही होता है ना कि जो जनता फ़ील कर रही है उसको वो पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ की जो अच्छा, और पॉलिटिक्स भी ऐसी कि नेतन्याहू ने जो सरकार बनाई थी उसमें सारे विपक्ष को बाहर कर दिया। एकदम जैसे कुछ-कुछ हिंदुस्तान की तरह कि पूरा एक जो लिबरल विपक्ष था, ये था, सबको बाहर कर दिया और केवल राइट विंग, अति धुर चरमपंथी, दक्षिणपंथी जो लोग थे, जो कि बिल्कुल एक तरह से जिसको ज़ायनिज़्म कहते हैं, उसमें विश्वास रखने वाले या फिलिस्तीनियों को मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, उसमें विश्वास रखने वाले और स्टेटमेंट्स आपने देखे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसे लोग नेतन्याहू ने सरकार में लिए तो नेतन्याहू ने ये सोचा था कि इनका तो मैं नेता हूँ ही, मैं मुझसे बड़ा चरमपंथी कौन है? लेकिन क्या हुआ? यही चरमपंथी अब नेतन्याहू का कॉलर पकड़, वही जैसे भारत में जिस तरह की ताकतों को उभारा गया है, वो अल्टीमेटली अपने ही आकाओं पे भी वार करती रही हैं और कभी आगे भी कर सकती हैं। इज़राइल में वो स्थिति आ गई है कि जब जो चरमपंथी तत्व हैं, वो कभी भी इस तरह का एक तख्तापलट इज़राइल के अंदर कर सकते हैं और आप देखिए, हमारे साथ आप बने रहिए और हम लोग इसके बारे में आपको और खबरें आपके बीच लाते रहें। धन्यवाद साथियों, बहुत-बहुत धन्यवाद।